हेलो ऑल, वेलकम टू सेशन 2 ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इस सेशन में हम लोग मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि उनका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है कि उनको रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग सेशन 1 में पढ़ चुके हैं कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है कि जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता इनटू पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो भी मोनोसैकेराइड्स है उसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप है कि कीटोनिक ग्रुप है, हम लोग फर्दर उसको क्लासीफाई करते हैं एज अल्डोजेस एंड कीटोजेस। उसके बाद हम लोग डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो अल्डोजेस है या कीटोजेस उसमें कितने कार्बन आटम है, हम उनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन आटम, ट्राइओजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, हेप्टोजेस। तो जैसे अल्डोजेस है और 3 कार्बन आटम है, बोलते थे अल्डो ट्राइओस। कीटोज है और 3 कार्बन आटम है, कीटो ट्राइओस। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जांपल्स भी लास्ट वाले सेशन में देखे थे। इस सेशन में हम लोग फोकस करने वाले हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के ऊपर और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। जो ग्लूकोज है उसी को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ग्लूकोज को ही बोला जाता है ब्लड शुगर, क्योंकि वो ब्लड में पाया जाता है। ग्रेप शुगर राइपन ग्रेप से मिलता है, इसलिए ग्रेप शुगर भी कहते हैं। उसी को कॉर्न शुगर भी कहते हैं। जो स्वीट कॉर्न होता है ना, वो स्वीट कॉर्न में भी पाया जाता है, इसलिए उसको हम लोग कॉर्न शुगर भी बोलते हैं। और जो नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज होता है वो जनरली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। जनरली ग्लूकोज जो है वो नेचर में फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों फॉर्म में पाया जाता है। फ्रूट्स में पाया जाएगा, हनी में पाया जाता है, और जनरली जो राइपन ग्रेप्स होते हैं उनमें लगभग 20% जो है वो ग्लूकोज होता है। अब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ग्लूकोज के बारे में जानने के बाद में अब हम आइए देखते हैं कि भाई ग्लूकोज को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री में एज वेल एज लेबोरेटरी में। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हाउ डू वी प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज माने केन शुगर। इसी को हम लोग लेबोरेटरी मेथड भी कह सकते हैं। अगर हम लेबोरेटरी में सुक्रोज को बॉईल करते हैं डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, और जनरली हम लोग अल्कोहल लेते हैं इथेनॉल, तो हम लोग को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है इक्विमोलर प्रोपोर्शन में, यानी इक्वल क्वांटिटी में ग्लूकोज भी बनता है और फ्रुक्टोज भी बनता है। सो नाउ लेट्स से कि हमने एक बीकर लिया है और ये बीकर के अंदर हम लोगों ने जो है सुक्रोज डाल दिया। अब ये जो सुक्रोज है वो डालने के बाद में हमने उसके अंदर डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया अलॉन्ग विद इथेनॉल, और उसको हम लोगों ने हीट कर दिया। तो जैसे हम उसको हीट करेंगे, जो सुक्रोज है उसका हाइड्रोलिसिस होगा और वो देगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इक्विमोलर प्रोपोर्शन में। सो अब जब हाइड्रोलिसिस होगा ये सुक्रोज से हम लोगों को मिलेगा ग्लूकोज और हमें मिलेगा फ्रुक्टोज। अब ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में है, ग्लूकोज भी और फ्रुक्टोज भी। अब ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में है। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है ग्लूकोज का, तो हमको ग्लूकोज वापस चाहिए या ग्लूकोज बाहर चाहिए। सो हाउ डू वी ऑब्टेन ग्लूकोज, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम लोगों ने अल्कोहल यूज किया हुआ है। सो व्हाई वी आर बीइंग यूजिंग अल्कोहल इज कि अल्कोहल जो है वो हमको मदद करने वाला है ग्लूकोज को सेपरेट आउट करने के लिए फ्रॉम फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज फ्रुक्टोज से कैसे अलग हो पाएगा, तो जो ग्लूकोज है इट इज लेस सोल्यूबल इन अल्कोहल एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्रुक्टोज, और इसीलिए जब अल्कोहल में हम लोगों का ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर बना हुआ है, तो जब हम लोग थोड़ा सा स्लो डाउन कर देंगे या हम लोग उसको कूल करना शुरू करेंगे, प्रोसेस को हीट निकाल देंगे, तो ऐसे टाइम में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है बिकॉज इट इज लेस सोल्यूबल, तो वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। मोरओवर हम इसी में कुछ ग्लूकोज क्रिस्टल्स भी ऐड कर देते हैं एज सीडिंग एजेंट। अब ये सीडिंग एजेंट कौन होता है? सीडिंग एजेंट जो है वो रिएक्शन को सीड करता है, यानी इनिशिएट करता है। तो जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमारे पास में दोनों थे और हम लोगों को ग्लूकोज को अलग करना था, तो
क्योंकि ग्लूकोज लेस सोल्यूबल है अल्कोहल में, लेकिन वो तभी के तभी जो क्रिस्टलाइज होना शुरू नहीं करता है। जैसे ही हम लोग ग्लूकोज के क्रिस्टल्स इसके अंदर ऐड करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है और इसमें ग्लूकोज के जो है वो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, विच विल बी सेपरेटेड, जिसको सेपरेट करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे और हम लोगों को प्योर ग्लूकोज मिलेगा। सो दिस मेथड इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज या केन शुगर में, या हम इसी को कहते हैं लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। Now let us study the second method of preparation of glucose, and that is preparation of glucose from starch, या इसी को हम लोग कहते हैं industrial method या commercial method of preparation of glucose। इस मेथड में हम लोग स्टार्च को बॉईल करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ में एट 393 केल्विन और अंडर प्रेशर, तो हमें एक थिक सिरपी लिक्विड मिलता है जिसको हम लोग डीकलराइज करते हैं बाय एडिंग एनिमल चारकोल, जो कि बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। और ये क्या करता है कि जो कलरिंग पिगमेंट्स है उसको क्या करता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेता है और इस तरीके से जो है आपको एक क्रिस्टल क्लियर जो है वो लिक्विड मिलेगा, जिसमें से फिल्ट्रेट बाहर निकाल लेने के बाद में अगर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमको मिलता है ग्लूकोज। केमिकली हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं C6H10O5N, जो कि स्टार्च या सेलुलोज का फॉर्मूला है, उसमें n नंबर ऑफ H2O, उसका अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो हम लोगों को मिलता है n नंबर ऑफ टाइम्स C6H12O6 यानी ग्लूकोज, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा स्टार्च है इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, तो वो बहुत सारे जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमको देगा और इस तरीके से हम लोग जब उसको क्रिस्टलाइज करेंगे हमें मिलेगा ग्लूकोज। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड और कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। सो इंडस्ट्रियली हम लोग ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम स्टार्च, जबकि लेबोरेटरी में हम लोग ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सुक्रोज। नाउ लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो अल्डोहेक्सोस होता है एंड इट इज अ मोनोमर ऑफ मेनी लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर द अर्थ, और इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज बीइंग डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के वक्त में सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन किया गया। Now, how was this molecular formula determined? This molecular formula was determined on the basis of elemental analysis and molecular weight determination. यानी जैसा हम लोग empirical formula, molecular formula वाला मेथड जो करते हैं उसके हिसाब से इसका molecular formula डिटरमाइन किया गया, and that molecular formula was found to be C6H12O6. So उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए 12 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होने चाहिए अगेन 6। और इसका अगर सपोज इंपेरिकल फॉर्मूला यानी अगर हम लोग C/H/O सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं, नाउ द रेशियो वाज 6:12:6, तो इट वुड हैव बीन 1:2:1, दैट मींस इसका इंपेरिकल फॉर्मूला रहा होगा CH2O। तो ये जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोगों को ये एक चीज और अच्छे से पता चल गई कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं। अब 6 कार्बन एटम्स जो है वो स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है, इसका पता लगाया गया। और इसलिए सेकेंड वाला जो ऑब्जर्वेशन है उससे ये प्रूफ होता है कि जो 6 कार्बन एटम्स है ग्लूकोज के अंदर दे आर इन अ स्ट्रेट चेन। सो सेकेंड वाला हमारा ऑब्जर्वेशन है द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट 6 कार्बन चेन। अब जब ग्लूकोज को बहुत देर तक ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद एक्सेस ऑफ HI हमने ग्लूकोज को अगर रिएक्ट किया तो इट यूज टू फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन। अब नॉर्मल हेक्सेन में तो स्ट्रेट चेन होता है कार्बन का, 6 कार्बन एटम्स आर इन अ स्ट्रेट चेन। नाउ दिस सजेस्ट दैट कि ऑल द 6 कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज आर लिंक्ड लिनियरली, यानी जो 6 के 6 कार्बन एटम है ग्लूकोज में उसका स्ट्रेट चेन बनता है। इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं तो ग्लूकोज जब एक्सेस ऑफ HI के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, हम इसको प्रोलॉन्ग हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन, जो कि एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ये देखिएगा, ये दिस इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। सो दिस प्रूव्स दैट कि एक्चुअली जो ग्लूकोज है उसमें भी जो कार्बन एटम्स है दे मस्ट बी इन
लीनियरली अटैचमेंट या लीनियर चेन बनना चाहिए, स्ट्रेट चेन बना हुआ होना चाहिए। सो इस तरीके से पहले तो हम ये बता चुके हैं कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो C6H12O6। सेकेंड वाला पार्ट हम लोग ये बता चुके हैं अभी कि इसका जो है एक स्ट्रेट चेन बनेगा। सो कार्बन आटम, जो 6 कार्बन आटम्स है ग्लूकोज के अंदर, दे आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन। नाउ द थर्ड ऑब्जर्वेशन जिससे हमको ये पता चला अब उसके अंदर क्या क्या ग्रुप होने चाहिए, है ना, तो ये जो पता लगाया हमने, दैट वाज द थर्ड ऑब्जर्वेशन, एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये पता लगाने के लिए जो जनरली कार्बोनिल ग्रुप्स की रिएक्शंस होती हैं वो उसके ऊपर की गई। जैसे कि अगर सपोज अल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ में हम लोग HCN का रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को अल्डिहाइड या कीटोन साइनोहाइड्रिन मिलता है। सिमिलरली अगर सपोज हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन का रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ में, तो इट यूज्ड टू गिव ऑक्साइम्स, या तो अल्डिहाइडिक ऑक्साइम देगा या कीटोनिक ऑक्साइम देगा। सो सिमिलरली जब ग्लूकोज के ऊपर हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल अमाइन और अगर सपोज हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन किया तो ग्लूकोज यूज्ड टू गिव हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में देता है ग्लूकोज मोनोऑक्साइड, और जब वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो इट गिव साइनोहाइड्रिन। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है। अब इसमें जो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में जो रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर ग्लूकोज मोनोऑक्साइड मिल रहा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि मोनोऑक्साइड मिला, इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। तो ये तो पता लगा ही लगा कि जो आपका ग्लूकोज है उसके अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और वो भी कितना कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके अंदर, देयर इज 1 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। तो अब ये तो पता लग गया कि भाई जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, उसके बाद में उसमें जो 6 कार्बन आटम्स है दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद में ये भी पता चला कि उसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। लेकिन अब हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट मस्ट बी एन अल्डिहाइडिक ग्रुप। ना बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप में अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में बात करते हैं तो जो कीटोन्स है दे आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, और उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर अल्डिहाइड की बात करी जाए तो अल्डिहाइड जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी मच प्रोन टू ऑक्सीडेशन। तो हमारा जो फोर्थ वाला जो ऑब्जर्वेशन वो यही कह रहा है कि अगर सपोज हम लोग को ग्लूकोज को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट या ब्रोमीन वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोनिक एसिड, यानी जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये है कि वो जो कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है वो पक्का पक्का आपका होना चाहिए अल्डिहाइड। सो अभी ये भी पता चल गया कि भाई जो ग्लूकोज है उसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया, वो स्ट्रेट चेन में है 6 कार्बन आटम, उसके बाद में इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है और वो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये पता चला। लेकिन क्योंकि हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो हम लोग को ये तो पता चल गया कि जो ग्लूकोज है इट शुड बी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, लेकिन उसमें से पॉलीहाइड्रोक्सी है या नहीं है ये पता नहीं चला, यानी ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है ये हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला। और हमारा फिफ्थ वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। सो ग्लूकोज का अगर सपोज हम लोग एसिटिलेशन करते हैं बाय एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड तो वो हम लोगों को एक स्टेबल ग्लूकोज पेंटाएसिटेट देता है। ये जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है वो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में 5 जो है एसिटेट ग्रुप्स है, मतलब यहाँ पे भी देखिए 4 और ये 5। सो दैट मीन्स टू से व्हाट कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहे होंगे, तभी तो 5 जो है वो एसिटेट ग्रुप उसमें अटैच हुए CH3CO, है ना, और CH3COO बना हुआ है। सो दैट मीन्स टू से व्हाट, ये प्रूफ करता है कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तभी तो हम लोग ग्लूकोज को कहते हैं पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड।
सो इस तरीके से अभी जो हम लोगों ने 5 ऑब्जर्वेशंस देखे, वो 5 ऑब्जर्वेशन से क्या क्या चीज़ें प्रूव हो रही हैं। तो सबसे पहला वाला ऑब्जर्वेशन ये प्रूव कर रहा था कि जो भी ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन आटम है। सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन हमारा जो रिएक्शन विद HI था वो ये प्रूव कर रहा था कि नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है, यानी जो ये 6 के 6 कार्बन आटम है दे आर इन अ लाइन, दैट मीन्स दे आर हैविंग अ लीनियर स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन है। फिर तीसरा वाला जो ऑब्जर्वेशन था हमारा, है ना, दैट वाज कि भाई उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी मौजूद है। और चौथा वाला ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्डिहाइड होना चाहिए। और जो पांचवा वाला जो ऑब्जर्वेशन हमने किया उसमें हमको ये पता चला कि जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। अब ये जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है उसमें से प्राइमरी अल्कोहलिक कितने हैं और सेकेंडरी अल्कोहलिक कितने हैं वो कैसे जानेंगे। तो सिक्स्थ वाला ऑब्जर्वेशन हमारा यही कहता है कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ग्लूकोज या फिर ग्लूकोनिक एसिड दोनों में से किसी को भी अगर सपोज हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड तो वो एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देता है विच इज कॉल्ड एज अ सैक्रिक एसिड। अब ये प्रूफ करता है कि देखिए कि जो अल्डिहाइड ग्रुप था वो बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज होने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो अल्डिहाइड ग्रुप तो पहले ग्लूकोनिक एसिड में हमारा जो है क्या हो गया था, ऑक्सीडाइज हो गया था। लेकिन अगर सपोज हम लोग नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज के ऊपर तो दोनों के दोनों अल्डिहाइडिक एज वेल एज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए। और इसीलिए अब हम लोगों को मिल रहे हैं कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 2 कार्बोक्सिल ग्रुप मिले, एक तो अल्डिहाइड था ही था, इसका मतलब सेकेंड वाला जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो ग्रुप होना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल। सो अब ये आसान हो गया हमारे लिए कि भाई अल्डिहाइड ग्रुप है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो बाकी बचे हुए जो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो ग्लूकोज पेंटासीटेट में बना था हमारा, तो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है उसमें से एक प्राइमरी अल्कोहल है तो बाकी 4 जो है वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। और इस तरीके से अब ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है वो बड़ी आसानी से क्लियर हो गया। और ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर था दैट वाज बीइंग गिवन बाय फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और वो इस तरीके से है। इसमें सबसे ऊपर जो मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो अल्डिहाइड होगा और सबसे नीचे जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है और बाकी 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल्स है। अब फिशर्स प्रोजेक्शन में जिस तरीके का अरेंजमेंट है उसमें ग्लूकोज के पास में 4 असिमेट्रिक कार्बन आटम दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि उसके पास में 4 असिमेट्रिक कार्बन आटम हैं और इसीलिए वो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर शो करना चाहिए 2 to the power n, जहां पे n होता है नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन आटम, तो दैट इज इक्वल टू 2 to the power 4, यानी 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स ग्लूकोज ने शो करने चाहिए। मोर ओवर अगर सपोज हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में लास्ट बट वन यानी 5th वाला कार्बन आटम, अगर सपोज हम लोग इसको नंबरिंग करते हैं तो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आटम्स। तो जो 5th वाला कार्बन आटम है अकॉर्डिंग टू द DL नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं कि जो नीचे वाला से सेकेंड वाला कार्बन आटम यानी ये वाला जो कार्बन आटम है 5th वाला कार्बन आटम, उसमें जो OH लगा हुआ है दैट इज ऑन टू द राइट साइड। तो अगर राइट साइड लगा हुआ है तो देन द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज अ D कॉन्फ़िगरेशन। सो ऑन दिस बेसिस जो भी हमारा ग्लूकोज है दैट विल बी नेम्ड एज D। D स्टैंड्स फॉर कि लास्ट बट वन वाला जो भी कार्बन आटम इसमें OH जो लगा है दैट्स ऑन टू द राइट साइड। अगर हम लोग कैपिटल L लिखते हैं तो दैट हैज टू बी ऑन टू द लेफ्ट साइड। तो D, और क्योंकि ग्लूकोज जो है वो डेक्सोरोटेटरी होता है इसलिए प्लस एंड देन इट हैज टू बी ग्लूकोज। सो इस तरीके से जो है द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन बी ड्रॉन। सो ऑल इन ऑल ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बता रहा है कि उसके पास में एक अल्डिहाइड ग्रुप है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, उसके बाद में 4 जो है सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये जो 6 कार्बन आटम्स है 6 कार्बन आटम्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन। उसमें 4 जो है वो असिमेट्रिक कार्बन आटम है या कायरल कार्बन आटम है और इसीलिए उसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होने चाहिए 16, क्योंकि उसका लास्ट बट वन यानी 5th कार्बन आटम वाला OH अकॉर्डिंग टू द D एंड L कैरेक्टरिस्टिक्स, D कैपिटल L आर डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल d एंड स्मॉल l। स्मॉल d स्मॉल l डेक्सोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी के लिए होते हैं। कैपिटल D और कैपिटल L ग्लिसरल्डिहाइड के हिसाब से जो OH का पोजीशन है लास्ट बट वन यानी 5th वाले कार्बन आटम वाला है ना, वो जो OH है इट इज ऑन टू द राइट साइड या लेफ्ट साइड वो इंडिकेट
इंडिकेट करता है। तो बिकॉज इट इज ऑन टू द राइट साइड इसलिए हम लोगों ने डी लिखा हुआ है, क्योंकि ग्लूकोज नेचुरली ऑकरिंग हमेशा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, इसलिए प्लस प्लस स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और हमारा ये जो है वो ग्लूकोज है। नाउ दिस इज एन एंटायर ओपन चेन स्ट्रक्चर, या फीचर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ ऑल्दो लगभग सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है या मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है ग्लूकोज की, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है या डिनोट करता है या एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है ग्लूकोज की इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। सो देयर आर लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ व्हाट आर दिस लिमिटेशंस? द फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट ऑल्दो जो ग्लूकोज है उसके पास में अल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, यहाँ पे जो है उसके पास में अल्डिहाइडिक ग्रुप है। सो दो इट इज हैविंग एन अल्डिहाइडिक ग्रुप, इट डज नॉट शो 2,4-DNP टेस्ट, जो जनरली अल्डिहाइडिक ग्रुप शो करते हैं 2,4-DNP टेस्ट, और इट ऑल्सो डज नॉट शो स्किप्स टेस्ट जो कि अल्डिहाइडिक ग्रुप जनरली शो करते हैं। इसके अलावा इट डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3 और NH3, है ना, टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। जनरली अगर अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड या अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन दो ग्लूकोज के पास में अल्डिहाइडिक ग्रुप है, फिर भी वो 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं शो कर रहा है, वो स्किप्स टेस्ट भी शो नहीं कर रहा है, इसके अलावा वो एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं बना रहा है NaHSO3 और NH3 के साथ में। सो दिस शोज दैट कि भाई वहां पे जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है इट इज नॉट फ्री। दैट मीन्स जो ओपन स्ट्रक्चर बताया गया है या हमने बनाया है फीचर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला से, उसमें अल्डिहाइडिक जो है वो फ्री होना नहीं चाहिए, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। द सेकेंड लिमिटेशन इज, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर का सेकेंड वाला लिमिटेशन क्या होना चाहिए कि जो ग्लूकोज पेंटासिटेट बनता है जब हम लोग ऑसिलेशन करते हैं ग्लूकोज का, है ना, अगर सपोज हम लोग ऑसिलेशन करेंगे बाय एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्राइड से, तो ग्लूकोज पेंटासिटेट बनेगा। तो ये जो ग्लूकोज पेंटासिटेट है इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब अगर ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहा है तो दैट शोज दैट कि यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप है नहीं। अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप होता तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्शन करेगा, बट हाउएवर वी हैव स्टडीड दैट कि भाई वो अल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब अल्डिहाइडिक ग्रुप है लेकिन वो अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। थर्ड लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज दैट कि वो जो ग्लूकोज अल्फा और बीटा अनोमेरिक फॉर्म्स में पाया जाता है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। अब ये जो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, और उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं बाय क्रिस्टलाइजिंग फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। मान ग्लूकोज का अगर सपोज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हम लोग क्रिस्टलाइज करते हैं 303 केल्विन तो हमको अल्फा फॉर्म मिलता है। सिमिलरली बीटा फॉर्म हम लोगों को मिलता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन, और उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं बाय क्रिस्टलाइजिंग ऑफ हॉट सैचुरेटेड एक्वियस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। इसका मतलब दो फॉर्म्स होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है ग्लूकोज के। ये जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते नहीं आया। So these were the three major limitations of open chain structure of glucose, और उनको बाद में जो है एक्सप्लेन किया गया with the help of cyclic structure of glucose. So in a cyclic structure of glucose it was proposed that कि जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, वो एक 6 membered रिंग बनाता है कि जिसमें जो फिफ्थ वाला कार्बन आटम है उसका जो OH ग्रुप है दैट इज बीइंग एडेड टू CHO ग्रुप यानी अल्डिहाइडिक ग्रुप, और एक हेमी एसिटिल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे अगर हम लोग ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं तो दिस इज कार्बन आटम 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो जो C5 का OH ग्रुप है that is added to CHO ग्रुप, माने ये जो H है that adds over here, और फिर उससे जो है दो डिफरेंट तरीके के फॉर्म्स बन सकते हैं कि जिसमें जो OH का लोकेशन रहेगा C1 पे वो डिफरेंट हो सकता है कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में फिर से कार्बन एटम्स को नंबर करें तो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन इसमें भी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो रिंग है दैट इज बिटवीन 1 एंड 5, 1 और 5 के बीच में।
अब ये जो दोनों जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसमें जो OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप इज ऑन टू द राइट साइड, तो राइट साइड रहा होगा इसलिए दिस इज D। ओके, तो ये जिससे बना हुआ है उसको तो हम लोग कह सकते हैं कि D प्लस ग्लूकोज टेक्सोरेटेटरी होना चाहिए। और क्योंकि जो भी डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर के, वो दोनों स्ट्रक्चर के का जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है वो C1 कार्बन आटम पे ही है। यहाँ पे जो पहला वाला स्ट्रक्चर है उसमें जो OH है इट इज ऑन टू द राइट साइड, वेराज दूसरे वाले में C1 में जो OH है इट इज ऑन टू द लेफ्ट साइड। ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। तो दो जो है फॉर्म्स बने जिनमें सिर्फ C1 कार्बन आटम जो अल्डिहाइड कार्बन आटम था उसी में जो है सिर्फ डिफरेंस आया। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे का आनोमरिक फॉर्म कहा जाता है या आनोमरिक कार्बन आटम। C1 कार्बन आटम को हम लोग कहते हैं आनोमरिक कार्बन आटम, और वो आनोमरिक कार्बन आटम में जो है वो फर्क आया है। और इन दोनों स्ट्रक्चर को जो है अल्फा और बीटा इन नामों से जो है वो डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आनोमरिक कार्बन आटम में OH इज ऑन टू द राइट साइड तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं अल्फा से, और इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम होना चाहिए अल्फा D। क्यों? क्योंकि OH अभी भी फिफ्थ वाला कार्बन आटम वाला OH इज ऑन टू द राइट साइड D प्लस ग्लूकोज, और दूसरा वाला जो है दैट इज बीटा, क्योंकि उसमें OH C1 वाला आनोमरिक जो है ऑन टू द लेफ्ट साइड, सो बीटा D। क्यों? क्योंकि अभी भी जो है C5 वाला OH इज ऑन टू द राइट साइड प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी है इसलिए, एंड दैट इज ग्लूकोज। सो इस तरीके से जो ग्लूकोज है उसके दो आनोमरिक फॉर्म बनने चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में। और ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म्स है, ये जो अल्फा फॉर्म है और ये जो बीटा फॉर्म है, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। उसमें सिर्फ डिफरेंस C1 कार्बन आटम पे आया हुआ है और बाकी सारे कार्बन आटम्स जो है वे वैसे के वैसे ही है, इसलिए दे आर नॉट इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। अब ये जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, उसको हम लोग पाइरेनो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं जब हम लोग देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं विद दैट ऑफ पाइरान। जो पाइरान है, पाइरान इज अ 6 मेंबर्ड रिंग विथ 1 ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे जो है आप लोगों को एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना, दिस इज एन ऑक्सीजन आटम, एंड देन देयर आर 5 कार्बन आटम्स, 5 कार्बन आटम्स उसमें होता है। इससे एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो ग्लूकोज का बनता है, एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा करेक्टली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई हावर्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि अभी हम लोग बनाते हैं। जो 5 कार्बन आटम्स थे इंक्लूडिंग अल्डिहाइड कार्बन आटम और एक ऑक्सीजन आटम का ऐसा 6 मेंबर्ड का रिंग बनेगा। और जो भी हम लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं H और OH, जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं वो ऊपर और जो राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं वो हम लोग नीचे बनाते हैं। जैसे फर्स्ट कार्बन आटम में H लेफ्ट साइड में है, OH राइट साइड में है, तो H ऊपर आ गया, OH नीचे आ गया। सिमिलरली सेकंड कार्बन आटम में भी H ऊपर आ गया, OH नीचे आ गया। थर्ड वाले में OH ऊपर आ गया, H नीचे आ गया। फोर्थ वाले में H ऊपर आ गया, OH नीचे आ गया। फिफ्थ वाले कार्बन आटम में H है हमारे पास में, और सिक्स्थ वाले पे जो है हम लोग लिख सकते हैं CH2OH। इस तरीके से हम लोग अल्फा D प्लस ग्लूकोज को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बीटा D प्लस ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करना है तो हम सेम रिंग बना लेते हैं। सो ये बन गया हमारा 6 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग द ऑक्सीजन आटम। और अब जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो ऊपर और जो राइट साइड वाले हैं HOH वो नीचे की ओर बनाते हैं। सो C1 कार्बन आटम पे OH ऊपर क्योंकि लेफ्ट साइड में है और H नीचे। सेकेंड वाले कार्बन आटम में H ऊपर OH नीचे। थर्ड वाले में OH ऊपर H नीचे। फोर्थ वाले में H ऊपर OH नीचे। फिफ्थ वाले में एक H लगा हुआ है और सिक्स्थ वाले में CH2OH। ये बन गया हमारा बीटा D प्लस ग्लूकोज। सो ये जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए दीज आर सेड टू बी हॉवर्ड्स स्ट्रक्चर।
किसका किसका, दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. सिमिलरली दिस शुड बी बीटा डी प्लस ग्लूकोज. और अब ये जो है इंडिकेट करता है कि जो हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप है इट इज नॉट फ्री. तो बेस्ट वे टू एक्सप्रेस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इज बाय हावर्थ स्ट्रक्चर. हम इसी तरीके से फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बट हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया दिस इज कॉल्ड एज पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अब सिमिलरली हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं. फ्रुक्टोज एक इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोस होता है. इसका मतलब उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोनिक है. जैसे ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप था, इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है ना. ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, एलिमेंटल एनालिसिस और बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस के बाद ये पता चलता है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इट इज C6H12O6, अगेन सिमिलर टू दैट ऑफ अल्डिहाइड्स. और उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है. फ्रुक्टोज में अगर सपोज हम कार्बन आइटम्स को नंबर करते हैं तो दिस इज 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आइटम्स है. और इसमें एक कीटोनिक ग्रुप होता है, 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं और 3 जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है. फ्रुक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में C2 कार्बन आइटम पे कीटोनिक ग्रुप है, C1 और C6 कार्बन आइटम के ऊपर प्राइमरी अल्कोहल है और बाकी जो है 3 सेकेंडरी अल्कोहल्स ग्रुप है. अब अगर सपोज हम लोग असिमेट्रिक कार्बन आइटम या कायरल कार्बन आइटम की बात करते हैं तो कीटोन में C3 ये वाला, C4 और C5 पे कायरल कार्बन आइटम है और इसीलिए उसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 to the power n यानी 2 to the power 3 इक्वल टू 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स होने चाहिए. अब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने बनाया जिसमें 6 कार्बन आटम जो है कीटोहेक्सोस में वो स्ट्रेट चेन में हमने बनाए, उसमें 5th वाला कार्बन आटम C5 में यानी लास्ट से सेकंड वाला कार्बन आटम में जो OH है वो हमने राइट हैंड साइड में बनाया और इसीलिए हम इसको कह सकते हैं D माइनस, क्योंकि फ्रुक्टोज हमेशा लेबोरेटरी होगा इसलिए माइनस और फ्रुक्टोज. ग्लूकोज की तरह ही फ्रुक्टोज जो है वो 2 आनोमरिक फॉर्म अल्फा और बीटा में पाया जाता है. इसका मतलब फ्रुक्टोज में जो है कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होता, यानी ग्लूकोज की तरह इसमें भी रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है. तो जो फ्रुक्टोज है उसके अंदर C5 वाला OH और जो कीटोनिक ग्रुप है C2 पे उनके बीच में एक 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है. इन दोनों स्ट्रक्चर में जो C2 कार्बन आटम है जो प्रीवियसली कीटोनिक कार्बन आटम था ये अनोमरिक कार्बन आटम होना चाहिए और पहले वाले स्ट्रक्चर में ये जो अनोमरिक कार्बन आटम है उसमें OH इज ऑन टू द राइट साइड और इसलिए ये होना चाहिए अल्फा, और जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है उसमें OH इज ऑन टू द लेफ्ट साइड और इसीलिए ये होना चाहिए आपका बीटा अनोमरिक फॉर्म. और इसीलिए अब हम इनका नाम लिख सकते हैं क्योंकि देखिए 5th वाला कार्बन आटम में ये राइट हैंड साइड है तो दिस शुड बी D और फ्रुक्टोज हमेशा लेवोरोटेटरी होता है इसलिए अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज. सिमिलरली जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है वो बीटा, उसमें भी जो OH है 5th वाले कार्बन आटम पे दैट इज ऑन टू द राइट साइड तो उसको भी D लेवोरोटेटरी इसलिए माइनस और लिखेंगे फ्रुक्टोज. तो इस तरीके से 2 अल्फा और बीटा अनोमरिक फॉर्म बन सकते हैं फ्रुक्टोज के. अब इनको हम लोग फ्यूरन वाले स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं क्योंकि वो सिमिलर टू फ्यूरान होता है. जो फ्यूरान है उसमें एक ऑक्सीजन आटम और 4 कार्बन आटम मिलके एक 5 मेंबर रिंग बनता है. उसी तरीके से जो फ्रुक्टोज है उसके फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं. जैसे ये 5 मेंबर रिंग हो गया. अब ये जो 5 मेंबर रिंग है उसके अंदर जो OH है
और H है वो अरेंज होंगे कुछ इस तरीके से कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो ऊपर और जो राइट हैंड साइड वाले हैं वो नीचे की ओर। जैसे फर्स्ट पे CH2OH, सेकंड पे जो है OH नीचे की ओर, और जो थर्ड है वो थर्ड में OH ऊपर H नीचे, फोर्थ में H ऊपर OH नीचे, फिफ्थ में जो है H लगा हुआ है और उसमें लगा हुआ है HOCH2। अब ये हमारा हुआ अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। सिमिलरली जब बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज बनाते हैं तो इसी तरीके से बनेगा, सिर्फ अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कौन है और राइट हैंड साइड में कौन है उसके हिसाब से अरेंजमेंट होगा। और अब हम इन स्ट्रक्चर्स को बोल पाएंगे, जैसा पहला वाला स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोल पाएंगे अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरानोज। सिमिलरली सेकेंड वाले को हम लोग बोल पाएंगे बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। सो इस तरीके से हम लोगों ने जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर्स देखे। That's all in this session. Thanks for watching. Do subscribe to the channel and press the bell icon to get more videos like this for your NEET and JEE preparation.